दिया हुआ है a bag contains 3 white, 4 red and 5 black balls. If 2 balls are drawn from the bag, find the probability that पहला क्वेश्चन both white, second question both of same color, third one black and one red, fourth one is at least one red. और इसमें ना 3 कंडीशन दी हुई है. केस ए 1 by 1 with replacement, केस बी 1 by 1 without replacement, and केस सी at random. यानी कि ये टोटल 12 क्वेश्चन है आपके. एक बार इनको सॉल्व करिए एंड देन अपन टोटल प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे. देखिए इस क्वेश्चन में ना कर रहे हैं आप लोग ट्राई. हेलो, मैं केस ए से स्टार्ट करता हूँ. ए का पहला, तो अगर दोनों वाइट होना चाहिए, फर्स्ट वाइट एंड सेकंड वाइट, ठीक है. तो अब 1 by 1 अगर विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ना, मतलब मान लीजिए कि पहला बॉल हमने वाइट निकाला ना, टोटल बॉल 12 है तो 3 by 12, और फिर बॉल को मैंने वापस रख दिया, तो सेकंड जो निकालेंगे ना दैट इज ऑल्सो 3 by 12. तो यहाँ पे इवेंट जो है वो आपका इंडिपेंडेंट हो गया है, ठीक है. तो 3 by 12 इंटू 3 by 12 हो जाए, ठीक. सेकंड है बोथ ऑफ सेम कलर, ठीक है. तो अगर आप सेम कलर की बात करिएगा तो यहाँ पे हम देखते हैं कि या तो पहला वाइट दूसरा वाइट हो जाए, या फर्स्ट रेड सेकंड रेड हो जाए, या फर्स्ट ब्लैक सेकंड ब्लैक हो जाए. तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो अच्छा कुछ बच्चे वेटिंग हॉल में है क्या? हेलो,
तो फर्स्ट व्हाइट वाला तो देख ही चुके हैं हम लोग, 3/12 इंटू 3/12 प्लस का रेड अगर देखेंगे तो फर्स्ट 4/12 वापस पुट कर दिया तो 4/12 एंड देन ब्लैक 5/12 वापस बॉल पुट कर दिया तो दिस इज अगेन 5/12. एनीवन इन वेटिंग हॉल? कोई नहीं है ना बच्चे? देखो तो सुमित कुमार, आर यू देयर? यस सर। ग्रुप में लिंक भेज दीजिए कोई. सर भेज दिए थे। सेम कलर. नाउ थर्ड. सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, वन ब्लैक एंड वन रेड. ठीक है, तो वन ब्लैक एंड वन रेड जो है, अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड हो जाए या फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक हो जाए. तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा. 5/12 इंटू 4/12 प्लस का ये आपका 4/12 इंटू का 5/12. एंड नंबर 4 पूरा है एटलीस्ट वन रेड. एटलीस्ट वन रेड अगर आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं ना, तो पिछली क्लास का पिछला क्वेश्चन भी यही था, वन माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड कर देते हैं. और इंडिपेंडेंट इवेंट के सम का एक फॉर्मूला होता था कि अगर रेड नहीं चाहिए तो रेड है हमारे 4 और टोटल है 12, तो 8 बिना रेड वाले हैं, 8/12 इंटू 8/12. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे 1/1 विथ रिप्लेसमेंट के साथ. ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर आ गया 1/1 विथ रिप्लेसमेंट. नाउ इसी का केस बी करते हैं. अभी आप लोग ना बस 10 मिनट में हम क्रॉस कर जाएंगे वो कॉन्सेप्ट, देन क्वेश्चंस नए नए आएंगे तो सॉल्व करिएगा. ए बैच है ना, तो ये था हमारा 1/1 विथ रिप्लेसमेंट. इसी में अगर क्वेश्चन आएगा 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, देन क्वेश्चंस कैसे डील करेंगे वो देख लेते हैं. तो चीजें जो होगी ना वो ऐसी ही होगी. पहला देखिएगा, फर्स्ट वाइट एंड सेकेंड वाइट. तो फर्स्ट वाइट जो आप निकालिएगा वो 3/12 के साथ, अब इस प्रोबेबिलिटी के साथ एक वाइट बॉल बाहर चला गया हमारा, तो सेकंड वाइट निकालने का प्रोबेबिलिटी 2 वाइट बॉल बचे और टोटल 11 बॉल बचे हैं, तो 2/11 हो गया. सेकंड जो है पी, सेम कलर, तो सेम कलर में हम अगेन केस जैसा पिछले लिए थे ना, अगर व्हाइट हो जाएगा तो 3/12 इंटू 2/11. अगर मैं रेड की बात करूंगा तो 4/12 इंटू का 3/11. एंड देन नेक्स्ट 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो 5/12 इंटू का 4/11 ऐसे होगा. तीसरा है हमारा वन ब्लैक एंड वन रेड. ठीक है, तो अगेन सेम केस, फर्स्ट अगर ब्लैक निकालेंगे तो 5/12, अब बॉल 11 बचे तो 4/11 से रेड निकलेगा. सिमिलरली 4/12 पहले रेड निकालते हैं और बाद में ब्लैक 5/11 से निकलेगा. एंड फोर्थ केस है एटलीस्ट वन रेड. एटलीस्ट वन रेड में क्या होगा, वन माइनस का नो रेड, तो 8/12. नाउ एक बिना रेड वाला निकल चुका, तो अब 7 बिना रेड वाला है अपॉन 11. और जब आप इसको देखोगे ना तो दिस इज इक्वल टू 3c2 अपॉन 12c2. दिस इज इक्वल टू 3c2 plus 4c2 plus 5c2 whole divided by 12c2. This one is 4c, sorry, one black and one red. Yes, तो 4c1 into का 5c1 divide by 12c2.
एंड दिस इज 1 माइनस का 8c2 अपॉन 12c2। तो यहाँ से ये पता चला कि दिस इज इक्विवेलेंट टू एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट जो है ना, और एट रैंडम, ये दोनों केस हमारा सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चंस को डील करिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम आपको ना लिए चलते हैं जो मेन हमारा फंडा है, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। ये समझ में आया ना सारे बच्चे को? हेलो। तो मेनली इसी तीनों में आपका कंडीशनल परमुटेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट आपको पता होना चाहिए। नाउ मूविंग टू द टोटल प्रोबेबिलिटी और एंड वेज थ्योरम। अब ये जो है ना, ये अगर आप अच्छे से सीख लिए तो मतलब समझिए कि आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं हम लोग। टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, बहुत ही बेसिक सी चीज है, बट थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। थ्योरी जो है वो बहुत आसान है, और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जो है वो आपका कॉमन तरीका है। थोड़ा सा देखिए, मान लेते हैं कि हमारा कोई एक इवेंट है ना, और इस इवेंट के अंदर एक हमारा एक कोई सब इवेंट होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये इवेंट परफॉर्म करना है। इन जनरल मैं इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों को कि देखिएगा इधर, ये मान लीजिए कि आपका ये इवेंट जो है वो ए है। ये हमारा सैंपल स्पेस है रेक्टेंगल वाला। इस रीजन का नाम मैंने दे दिया है E1, दिस वन इज E2 एंड दिस वन इज E3। ये रेड कलर वाला जो है ये हमारा इवेंट ए है। तो कोई भी इवेंट किसके लिए कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी या वेज थ्योरम तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका इवेंट जो हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ठीक है, तो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होना चाहिए, पहली बात। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि पेयर वाइज कोई भी दो का पेयर करिएगा ना तो उसका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। यानी कि E1 इंटरसेक्शन E2 5 होना चाहिए, E2 इंटरसेक्शन E3 5 होना चाहिए, E1 इंटरसेक्शन E2 5, E2 इंटरसेक्शन E3 is 5, E3 इंटरसेक्शन E1 is also 5। तो ये आपका 5 होना चाहिए। दूसरी चीज, ये इवेंट जो होना चाहिए ना, ये आपका एग्जॉस्टिव इवेंट होना चाहिए। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये होगा कि ये जितने भी E1 प्लस E2 प्लस का E3 ये सब मिला के सैंपल स्पेस यानी कि 100% हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना तो आपसे इवेंट ए का टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, जबकि सैंपल स्पेस में हम E1 E2 E3 ये सब कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कैसे डील किया जाता है वो देखते हैं। तो मान लीजिए कि इवेंट E1 हमने किया। नाउ हैपनिंग ऑफ ए इफ E1 इज ऑलरेडी हैपेंड, तो ये कितना हो जाएगा हमारा P ऑफ E1 इंटू का P ऑफ ए अपॉन का E1। ठीक है, सेकेंडली हैपनिंग ऑफ E2। नाउ हैपनिंग ऑफ ए इफ E2 इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P E2 इंटू का PA अपॉन का E2। अच्छा, अभी अभी हम देख के आए हैं कि यही चीज जो होती है ना वो E1 इंटरसेक्शन A होती है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यही था ना कि अगर आप 1 by 1 इवेंट कर रहे हैं, पहला इवेंट E1 हुआ, ठीक है, हैपनिंग ऑफ E1, नाउ हैपनिंग ऑफ A इफ E1 इज ऑलरेडी, ये फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारा हैपनिंग ऑफ E2 इफ A of E2, now happening of A if E2 is already happened. And now third one is PE3, और ये हो जाएगा P of A upon E3, happening of E3, now happening of A if E3 is already happened। ठीक है,
the happening of E3, now happening of A if E3 is already happened. तो ये हो जाएगा आपका P E3 इंटरसेक्शन A. नाउ अगर इन सबको आपने ऐड कर दिया ना, ठीक है, तो ऐड करने से ये P of A आएगा एंड P of A is nothing but P of E1 into का P of A upon E1 plus का P of E2. Now happening of A if E2 is already happened. ठीक है, इन सब का सम कर दीजिएगा ना, तो वही आपका टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाता है. ठीक है, happening of E3, now happening of A if E3 is already happened. और अगर इसी को चाहो आप यहां से इस फॉर्म में लिखना, तो ये भी लिख सकते हैं. तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा ना हमारा P of A and that is equal to P of E1 intersection A plus का P of E2 intersection A plus का P of E3 intersection A. Now वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन इस पे आते हैं. अगर इसी में आपसे पूछा जाएगा, अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया. नाउ टोटल प्रोबेबिलिटी में अगर आपको बता दें कि अगर हमारा PA हो चुका है, नाउ व्हाट इज द हैपनिंग ऑफ E1, मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि P of A मतलब A हो चुका है, नाउ E1 क्या होगा. तो हैपनिंग ऑफ E1 इफ A इज ऑलरेडी हैपेंड, तो इस PA को जो है ये आप सैंपल स्पेस मान लोगे और हमें पता है कि कंडीशनल में ये E1 इंटरसेक्शन A हो जाता है. ठीक है, तो आगे हम इसी को लिख देंगे P of E1 into का P of happening of A if E1 is already happened upon का PA. तो यही कहलाता है बच्चे आपका बेस थ्योरम. ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ऑलरेडी एक बैच में कर चुके हैं, कि आज की क्लास करिएगा और करीब 50-60 क्वेश्चन है, आप ना इनको जाके सॉल्व कर लीजिएगा आज के आज, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा आपका जेईई मेंस के पेपर में. ठीक है, धीरे धीरे आपका मेन कंफ्यूजन होगा कि कहाँ पे बेस थ्योरम लगाना है, क्योंकि ऑप्शन में ना एक टोटल प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन दिखेगा और एक बेस थ्योरम वाला ऑप्शन दिखेगा, तो थोड़ा सा उसी में आपको केयरफुली हैंडल करना है. नाउ P E3 by A, this is P of A. Now happening of E3 if A is already happened, तो P of E3 अपॉन का P A by E3 एंड होल डिवाइड बाय P of A. यानी कि जो बेस थ्योरम पूछा जाएगा ना, उसके सामने वाला यहाँ से कॉपी करिएगा, ठीक है, E2 वाला, और अपॉन PA कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा. तो ये जो है यही आपका है बेस थ्योरम. और ये जो चीज है यही है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी. तो हम लोग भी आज की क्लास में जब तक क्लास चलेगी तब तक इसी का एग्जाम्पल कर करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन डील करना है, क्या करना होता है, कैसे करना होता है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो, यस सर. ठीक है, चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन होगा, आसान ही क्वेश्चन रहेगा. थोड़ा सा आप लोग ना ट्राई करिएगा, ये नहीं कि मेरे सॉल्यूशन का इंतजार नहीं करना है, खुद से सॉल्व करना है. एक बार ही सॉल्व करके देखिएगा, क्वेश्चन बनना अपने आप शुरू हो जाएगा आपसे. क्वेश्चन है हमारा, a bag contains 3 white balls and 2 black balls. Another contains 5 white and 3 black balls.
If a bag is chosen at random, and the ball is drawn, and the ball is drawn from it, what is the probability that it is white? आप लोग ट्राई करिए, नहीं तो मैं एक पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर आप लोग करिएगा. चॉइस इज योर्स. सर बच्चे, हेलो. नहीं सर, नहीं आया. एक बता दें क्या? हाँ सर, एक बता दीजिए. ठीक है, देखिएगा इधर ध्यान से. अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले ना, ये जो मैंने ट्री बना के समझाया है ना, वैसे ही आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना होगा. ठीक है, तो एक बार देखते हैं हम लोग. 1/3. 1/3. यस. देखिए 1/3 आंसर आया है इनका. 1/3 तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए. देखते हैं. मान लेते हैं कि मेरे पास दो बैग है, एक है B1 और एक है B2. तो सबसे पहले ना, कोई सा भी बैग हो सकता है. तो B1 सेलेक्ट करने का तरीका 1/2 एंड देन B2 सेलेक्ट करने का भी. हाँ, 50-50 चांस है दोनों को पिक करने का. कार्तिकेय जी बोल रहे थे ना आंसर? नहीं सर, गलत है. रहने दीजिए. गलत बोलते हैं, सही बोला करिए. अब देखिए इधर, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारा मेन काम जो है ना, सबसे पहले आप समझिए कि आपका मेन काम है क्या आखिर. ठीक है, तो यहाँ भी मैं ना ये वाला डायग्राम बना देता हूँ. इससे आपको थोड़ा सा फील आएगा कि आखिर करना क्या चाहते हैं. ठीक है, देखिए व्हाइट बॉल निकालना इज आवर टारगेट. और ये जो चीज है ना, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ. ये बैग 1 और बैग 2 कर देता हूँ. तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इवेंट, और दोनों मिला के हमारा कंप्लीट पूरा हो जाएगा सेट. नाउ व्हाइट बॉल निकालना इज द मेन टारगेट. नाउ अगर हमारा बैग 1 सेलेक्ट हुआ तो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बैग 1 में ना टोटल 5 बॉल्स हैं, जिसमें 3 व्हाइट है और 2 ब्लैक है. तो ये 3/5 हो जाएगा. और अगर हमने व्हाइट निकाला सेकंड बैग से,
इसमें 5 व्हाइट है 3 ब्लैक बॉल्स है, तो ये हो जाएगा 5/8. तो दिस इज गोइंग टू बी 1/2 into 3/5 and that is 3/10. और ये 1/2 into का 5/8 and that is equal to 5/16. So what is the total probability of finding white balls? That is equal to 3/10 plus का 5/16. तो 10 और 16 का एलसीएम मेरे हिसाब से 80 हो जाएगा. 10 8 जा 80, तो this is 24. 16 5 जा तो 25. The right answer to this question is 49/80. Is that clear? Hello? Yes, sir. ठीक है. तो क्वेश्चन सॉल्व करने का ना ये तरीका होता है बच्चे, और आप लोग को इसी तरीके से आगे प्रोसीड करना है. इज दैट क्लियर? अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए कि इफ बॉल ड्रॉन इज वाइट, then what is the probability that bag 1 was selected? तो क्या करेंगे हम लोग? E B1 डिवाइड बाई W हो जाएगा. बात समझ में आ रही है बच्चे? हेलो. तो बेस थ्योरम जो है ना वो टोटल प्रोबेबिलिटी करने के बाद ही आएगा. इफ बॉल drawn is white, then find the probability that पहला bag 1 was selected and second bag 2 was selected. तो ये जो क्वेश्चन है ना ये ऐसा है दिया हुआ, देखिएगा इधर, बहुत बेसिक सी चीज है. दिस इज P ऑफ, अगर हमारा व्हाइट आ गया तो B1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा P B1 इंटरसेक्शन W अपॉन का PW. PW हम निकाल के रखे हैं 49/80 और P B1 इंटरसेक्शन W जो है वो हमारा 3/10 है. तो यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा. बात समझ में आ रही है बच्चे? बैग 2 वाज सिलेक्टेड, तो अगर हमारा व्हाइट बॉल आ गया तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि बैग 2 सेलेक्ट रहा होगा. तो दिस इज P B2 इंटरसेक्शन W. तो ये हो जाएगा हमारा 5/16 अपॉन का 49/80 एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट योर आंसर. बात समझ में आ रही है बच्चे? हेलो. हेलो, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है. 16 से ये 5 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 5 कूद के ऊपर चला जाएगा आई थिंक. तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा आपका 24/49 एंड दिस इज गोइंग टू बी 25/49. ध्यान से देखिए इन दोनों का सम भी 1 हो जाएगा. ऑब्जर्व करिएगा इन दोनों का सम भी हमारा 1 आ रहा है. तो इसी वैरायटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. तो अभी हम अगले 1 1.5 घंटे यही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आपको ना आंसर बताना है. ठीक है? ओके. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम. ध्यान से करिएगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा और साथ में हम लोग आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा या कहाँ पे आप अटक रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करते हैं साथ में. क्वेश्चन दिया हुआ है, a pack of card has one card missing. Two cards are drawn and are found to be spades. What is the probability that missing card is
not a spade. सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है या बेस थ्योरम का, और अगर वो समझ में आ जाए फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। सर जो कार्ड लॉस्ट हुआ है तो किसी का भी हो सकता है, वो स्पेड, क्लब, डायमंड या हार्ट? कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर। बट आपको उतना नहीं सोचना है, आपको दो केसेस सोचना है, स्पेड मिसिंग, स्पेड नॉट मिसिंग। ठीक है सर। तो थोड़ा सा इवेंट आपको खुद क्रिएट करना होगा। I have a answer. सर 2 मिनट।
देखिएगा इधर 3/25. कितना 3/25. 3/35। 25. ये तो गलत है। देखिएगा इधर, थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। दो चीजें करते हैं। पहला मैं लिखता हूँ स्पीड मिसिंग SM, ठीक है, और दूसरा स्पीड नॉट मिसिंग। तो अगर आपका एक कार्ड ही मिस हुआ है तो बताइए स्पीड टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 13। 13। तो 13/52 हो जाएगा। यस सर नो? यस सर। और 13C1/52C1 तो 13/52। तो ये जो है वो बचा खुचा आ जाएगा हमारा 39/52। इज दैट क्लियर? अब देखिए हमारा मेन इवेंट क्या है वो समझते हैं। मिसिंग कार्ड, two cards are drawn and one found to be spent। अब हमें दो कार्ड निकालना है और उसमें से ना एक स्पेड है हमारा, ठीक है। तो बताइए कैसे निकालिएगा। अब कार्ड 1 by 1 ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर हमारा दो कार्ड निकला, अब अभी अभी हमने आपको क्या बताया था कि 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू एट रैंडम। अभी भी हमने एक क्वेश्चन करके तब यहाँ पहुंचे हैं, हाँ या ना? तो हाँ हमने सर। दो कार्ड निकाला, उसमें एक स्पेड है। अच्छा, उसमें अगर एक स्पेड है मतलब दूसरा स्पेड नहीं है, हाँ या ना? तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना कि अगर हमारा स्पेड मिसिंग है और तब उसमें से हमारा दो कार्ड निकाले जिसमें एक स्पेड होना चाहिए, ठीक है, 1 स्पेड, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी बताइएगा जल्दी से। तो अगर स्पेड मिसिंग है तो हमारे 12 कार्ड स्पेड के बचे हुए हैं, ठीक है। यस और नो? और यस सर। टोटल कार्ड 51, तो ये हो जाएगा 12/51। तो एक स्पेड होना चाहिए और बाकी के जो हमारे कार्ड हैं वो स्पेड नहीं होने चाहिए। तो बाकी कार्ड कितने बचे हैं? तो टोटल के टोटल कितने कार्ड बचे हैं? 39 ना? हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो दो कार्ड में एक स्पेड निकलना चाहिए और एक स्पेड नहीं निकलना चाहिए। तो दिस इज 39/50। इज दैट क्लियर? हेलो। हाँ सर। अब थोड़ा सा they have projected two card drawn is given that spade is एक सेकेंड, two cards are drawn and one found to be spade, है ना? तो हमें एक स्पेड निकालना है और एक स्पेड नहीं होना चाहिए। अगला देखिएगा, वन स्पेड इफ स्पेड इज नॉट मिसिंग, तो ये हो जाएगा हमारा 13/51 इंटू सर का। हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगता है मेरे को। टू आपने लिखा टू कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी स्पेड्स। एंड आर फाउंड टू बी, अच्छा एंड आर है तो फिर तो ये और आसान हो गया हमारा। हाँ सर, तो वो दो कार्ड्स तो स्पेड्स होंगे। ये सीधा हो जाएगा हमारा 12C2 अपॉन का 51C2। हाँ वही वही। मेरे को ये 1 दिखाई पड़ रहा था, एंड आर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये तो चीजें और आसान हो गई।
तो अगर हमारा स्पेड नॉट मिसिंग है तब तो टोटल 13 स्पेड है हमारे पास, 13C2 अपॉन का 51C2। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा 13/52 इंटू का 12C2 अपॉन 51C2 एंड दिस वन इज 39/52। मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, है ना, कर लेंगे हम लोग अकॉर्डिंगली 51C2। नाउ ये है हमारा स्पेड जब आएगा तब, है ना, दो कार्ड निकाला और हमारा दोनों स्पेड हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड इज नथिंग बट, मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मैं 52 इंटू का 51C एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, या यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज 1/4 एंड दिस वन इज 3/4। तो दिस इज 4 इंटू का 51C2, बेस सेम है, तो ऊपर जो है वो आपका आ जाएगा 12C2 प्लस का 3 टाइम्स 13C2। तो पी स्क्वायर्ड आ गया। नाउ क्वेश्चन जो है ना वो है बेस थ्योरम का कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज नॉट अ स्पेड, यानी कि दोनों स्पेड आ गया है तो मिसिंग स्पेड नॉट मिसिंग वाला हमारा ये है। तो क्वेश्चन है हमारा स्पेड नॉट मिसिंग इफ स्पेड इज ऑब्टेन्ड, यस और नो कार्तिकेय जी? जी सर। तो आप यही किए थे तो कैलकुलेशन एरर हुआ होगा फिर। 12C2 प्लस का 3 टाइम्स 13C2 अपॉन का 4 अपॉन का 51C2 एंड दिस इज 3 इंटू 13C2 अपॉन का 4 इंटू का 51C2, सॉरी। इसी को सिंप्लीफाई करिए और बताइए तो क्या आंसर आ रहा है। जहां तक मेरे को दिख रहा है कि 3 इंटू का 13C2 ऊपर नीचे दोनों है, तो मैं तो इसको डिवाइड मार देता हूँ, है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है 3 इंटू 13C2 अपॉन का 12C2 प्लस का 3 इंटू 13C2। अगर मैंने 13C2 से ऊपर नीचे डिवाइड मार दिया, 12C2 अपॉन का 13C2 प्लस का 3। नाउ 12C2 अपॉन 13C2 कैसे निकालेंगे हम लोग इसको? तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा 3 अपॉन का 12 इंटू 11/2 अपॉन का 13 इंटू 12/2 प्लस का 3, 2 से 2 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल। तो ये हमारा हो जाएगा कितना बच्चे? 11/13, यस और नो? 3 प्लस का 11/13, सर 39/50। 39/50 इज राइट आंसर। हाँ सर ठीक। ये हो गया 3 प्लस का 11 प्लस का 39 इंटू 13, तो 39/50 इज राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन है करना आपको, सबसे पहले ये समझना होगा कि क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी है कि बेस थ्योरम है। एक बार टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम का फंडा क्लियर हो जाएगा, देन आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। सर इज दैट कहाँ क्लियर? कौन सा यूज करना है, कैसे पता करें, वो एक बार फिर से बता देंगे। क्वेश्चन के लैंग्वेज से ना, फाउंड टू बी स्पेड, अगर हमने दो निकाला और वो स्पेड हो गया तो बताइए कि हमारा मिसिंग कार्ड जो है वो स्पेड होगा कि नहीं होगा। सही है? जो इवेंट हो चुका है तब जाके, टोटल इवेंट हो चुका है, अगर आपसे पूछा जाता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड इज स्पेड, तो हमारा ये आंसर होता जो हमने ऊपर सिंप्लीफाई किया है ना। हाँ सर समझा। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को देख के ही आप बता सकते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन है और क्या फाइंड आउट करना है इसमें। एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं हम लोग, हाँ ठीक सर। है। मैं ना क्वेश्चन को थोड़ा सा 2 से 3 पे लिए चलता हूँ, मतलब कि 3 इवेंट लेके चल देख लेते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन है
there are 3 bags containing respectively 1 white, 2 red, 3 black balls, then 2 white, 3 red, 1 black balls, and 3 white, 1 red, and 2 black balls. A bag is chosen at random and from it 2 balls are drawn at random. The two balls are 1 red and 1 white. 1 red and 1 white. What is the chance they came from the option A फर्स्ट बैग? अब बताइए टोटल प्रोबेबिलिटी है कि बेस थ्योरम? सर बेस थ्योरम। वेरी गुड, चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। फर्स्ट बैग, सेकंड बैग, थर्ड बैग।
सर 2/11। तीनों का अलग अलग आंसर होगा ना। हाँ 2/11, 6/11, 3/11। 2/11 देन 6/11, 3/11। हाँ, आंसर तो सही लग रहा है क्योंकि तीनों का सम 1 हो गया है। बाकी बच्चे एक बार कंफर्म करिए। देखिए इधर हम ना सबसे पहले 3 बैग है हमारे पास, बैग 1, बैग 2 एंड बैग 3। एक बार डेटा लिख लेते हैं। एक व्हाइट बॉल है, 2 रेड बॉल है एंड 3 ब्लैक बॉल है। B2 के पास 2 व्हाइट, 3 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल। B3 के पास 3 white, 1 red and 2 black balls. Okay. Now क्वेश्चन में ना सबसे पहले मेन इवेंट हमारा क्या है कि एक रेड और एक व्हाइट बॉल निकालना है। यस सर नो? हेलो, हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। तो ये 1/3 1/3 1/3 हो गया। नाउ बैग 1 से अगर हमारा एक रेड और एक व्हाइट निकालना है तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल 32516 6C2, एक रेड 2C1 और एक व्हाइट 1C1। यस सर नो? बैग 2 से 325 6 बॉल ही है, 6C2, एक रेड एक व्हाइट। रेड है 3 3C1, व्हाइट है 2 2C1 एंड देन 6C2 और एक रेड एक व्हाइट। इस बार ये रेड एक ही है तो 1C1 और व्हाइट 3 है तो 3C1। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 टाइम्स 6C2 2C1 इंटू 1C1। अभी हम इसको कर देंगे सिंप्लीफाई अगले स्टेप में, है ना। 6C2 3C1 इंटू 2C1 एंड देन 1/3 6C2 1C1 इंटू 3C1। 6C2 कितना हो जाता है बच्चे? 6 इंटू 5 30/2 15 इंटू 3 तो 45 हो जाएगा। दिस वन इज गोइंग टू बी 6C2 45 ही होता है ना? यस 15 होता है। 15 इंटू 3 1/3 भी तो है। हाँ। ये 6 अपॉन का 45 और ये 3 अपॉन का 45। ओके, हेलो। हाँ नाउ सर। टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो आपका हो जाएगा 11 अपॉन का 45। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पीटी B1 से तो 2/45 अपॉन 11/45 दिस इज गोइंग टू बी 2/11। ठीक है। B2 upon T that is going to be 6/11 and P3 upon T and that is going to be 3/11. So that is the right answer to this question. बच्चे क्लियर है ये चीज? यस सर। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बस इसी तरीके से ट्री बना बना के करिएगा तो आपका ना आंसर जल्दी आएगा और सही भी आएगा।
ठीक है, सर थोड़ा नीचे दिखाइए एक बार। ये जो है ना 2 बाई ठीक है 45 अपॉन 11 बाई 45, ये समझ में आ गया ना। बेस थ्योरम का तीनों क्वेश्चन था और हमने कैसे किया वो भी देख लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देन आंसर कीजिएगा। सपोज देयर आर 3 ग्रुप्स A, B and C consisting 4 girls, 3 boys, 4 girls, 3 boys, 6 girls, 7 boys, and 3 girls, 2 boys, respectively. One child is selected at random from each group. The probability that the 3 selected are 2 girls and 1 boy is. सर। म्यूट कर लीजिए बच्चे।
नया आंसर बच्चे। सर एक सेकंड। अब देखिए दिक्कत क्या हो रही है ना, मैं तो ऐसे ही चेक कर रहा था आप लोगों का कॉन्सेप्ट। ये टोटल प्रोबेबिलिटी है कि बेस थ्योरम, ये बताइए। सर टोटल प्रोबेबिलिटी लग रहा है। ये दोनों में से कोई नहीं है। अब आपका जो दिक्कत होगा ना वो यही होने वाला है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी सारा कॉन्सेप्ट बता के इस क्वेश्चन पे आया था। देखिएगा इधर हमारे पास ना, यहाँ पे गर्ल्स 4 है, बॉयज 3। बी के पास गर्ल्स 6, बॉयज 7, और सी में गर्ल 3 एंड बॉय 2। अब हमारा क्या है कि इसमें से ना हमें 3 चाइल्ड सेलेक्ट करना है। कंडीशन ये होना चाहिए कि 2 गर्ल 1 बॉय होना चाहिए, ठीक है। तो 2 गर्ल 1 बॉय का क्या क्या कंडीशन हो सकता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि ए वाले में से हमने बॉय पिक किया, तो बाकी इन दोनों से गर्ल होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है ना, क्योंकि हर एक से एक चाइल्ड सेलेक्ट करना है आपको। अगर मैंने बी से बॉय उठा लिया, ठीक है, तो हमारा ए और सी से गर्ल आ जाएगा। और हमने सी सर से बॉय उठाया, हाँ जी बोलिए। सर 186 by 455। 186 by 455 is right answer to this question. तो मैंने जैसा बोला ना कि आप लोग को सब चीज आता रहेगा इंडिविजुअली अलग अलग जब कर रहे हैं, पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, अब कोई बच्चा इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी लगाने का सोचेगा, बेस थ्योरम लगाएगा, इतना सारा केसेस बना के इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, तो नहीं आएगा आंसर। आपको ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी, तो ये आपका नॉर्मल रैंडम प्रॉब्लम है, ठीक है। फेवरेबल केस बाय टोटल केस फाइंड आउट करने वाला, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, पहले में बॉय था 3 और टोटल 7, तो ये कितना हो जाएगा 3/7। गर्ल्स निकालना है 6/13 इंटू का गर्ल्स 3/5। ये अगला हो जाएगा हमारा गर्ल 4/7, बॉय 7/13 and girl 3/5, ठीक है। Here girl 4/7, girl 6/13 and then boy 2/5। क्लियर है ये चीज? तो जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा बच्चे, अब मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज को, हो रहा है तो भी, तो 7 इंटू 13 इंटू 5, पहला वाला हो जाएगा हमारा 6 3 जा 18, 4 3 जा 12। मैं कुछ कॉमन ले लूं, सब में से 6 कॉमन ले लेते हैं अगर, ठीक है। तो पहले से 9 आ जाएगा, दूसरे से 3 2 जा 6 तो 14 आ जाएगा, और तीसरे से 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू का 14, 8 22 9 31 अपॉन का 7 इंटू 13 इंटू 5। कोई कैंसल वंसल होने का कोई चांस नहीं है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 6 जा 18 186 एंड देन 35 इंटू 13। तो 35 से 10 350 और प्लस का 105 तो 455। तो 186 अपॉन 455 इज राइट आंसर टू दिस। इज दैट क्लियर? हेलो। यस सर। तो क्वेश्चन जो है ना, जब आपसे पूछा जाएगा इस टाइप का, तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहने का, और ये भी देखने का कि टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम के अलावा भी कोई चीज होती है। हालांकि ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में देख चुके हैं इन सब टाइप का। चलिए एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन गिवन है, a letter is
known to have come either from Tatanagar or Calcutta. On the envelope, just two consecutive letters TA are visible. What is the probability that what is the probability that letter came from Tatanagar? On the envelope. मैंने 1 लिख दिया है इसको, है ना? टोटल प्रोबेबिलिटी की बेस थे हम। सर बेस थ्योरम। गुड। करिए प्रोसीड, बताइए आंसर। सर यहाँ क्या वो दो लेटर्स को क्लब करके करना पड़ेगा? वो मींस कैसे बताए आपको? ना, लेटर जो टाइप करके भेजा होगा वो टी थोड़े लिख देगा। नहीं सर, टी वो नहीं मतलब टी। नहीं सर, जो सैंपल स्पेस हम बनाए है वो ऐसा किया है TA, AT, TA, दो बिल्कुल कॉन्सेप्ट। सही, सही किए हैं आप। हाँ वही पूछ रहे थे। हम्म देखिए, हम दो केसेस बना लेते हैं। एक कर देते हैं टाटा नगर और एक सर थोड़ा सा कलकत्ता। रुकिए। ठीक ठीक।
सर 14/22। देखते हैं। Q2 से तो काट दीजिए ऊपर नीचे। हाँ सर 7/11। अब देखिए इधर, जैसे टाटा नगर है ना, तो टाटा नगर में अगर दो अल्फाबेट आपके विजिबल हैं तो देखिए टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है हमारा। नाउ अगर आपका टाटा नगर से आया है तो टीए कितना होगा, तो दिस वन इज 8। टीए वाला दो सैंपल है, पहला और तीसरा, तो दिस इज 3/8। इज दैट क्लियर? सॉरी, टू दो है ना, तो 2/8। वो है सर। 2/8 दो है। सिमिलरली कलकत्ता अगर आप देखिएगा तो पॉसिबल दो का पेयर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर आपका टीए पैटर्न देखना है और अगर कलकत्ता से आया है तो दिस इज 1/7। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/8, एंड दिस इज 1/2 इंटू का 1/7। ठीक है, यहाँ से जब बेस सेम है ही नहीं तो 2 से 2 को कट कर दो आप, तो ये 1/8 हो जाएगा और ये 1/14 हो जाएगा। तो आपको टीए पैटर्न दिखना, दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी 1/8 प्लस का 1/14। तो 8 और 14 का एलसीएम जो होगा हमारा 56 हो जाएगा। तो दिस वन इज 7 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 11/56। नाउ क्वेश्चन क्या है कि अगर टीए पैटर्न दिखा तो ये टाटानगर से आना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। 11/56 और टाटानगर वाला था 1/14, तो 14 4 जा 56। सही है, सर टाटानगर वाला टाटा 1/8 है। 1/8 था। हाँ टाटानगर 1/8 है। ठीक है, तो 1/8 है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/11, एंड दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है ये चीज? हाँ सर क्लियर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगली क्लास तक आने से पहले ना ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट हेडलाइन मार्क करिए, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज। सर वो तो जेई मेंस में है। बाइनोमियल हाँ सर। एडवांस में है ना, हाँ सर एडवांस में तो है। मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है सर। तो हमें तो करना पड़ेगा ना। नाउ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा देखिए। आसान आसान से क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी तब यूज करते हैं ना जब आपका नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन उसमें दो ही आउटपुट आए, और या तो सक्सेस और या तो फेलियर। ठीक है, तो सक्सेस को इन जनरल हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे, फेलियर हमारा क्यू हो जाएगा। बट याद रखिएगा इन दोनों का सम मिला के 1 आ गया, यानी कि मैच या तो जीतेगा या तो हारेगा, ड्रॉ वाला खेला नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो p प्लस क्यू इक्वल टू 1 करना है आपको। नाउ अगर मैं नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत हाई कर दूं, जैसे क्वाइन को टॉस किया हमने, तो या तो हेड आया या टेल आया, तो हेड आने को अगर हम सक्सेस मान लेते हैं और टेल आने को अगर हम फेलियर मान लेते हैं, तो देखिएगा सक्सेस या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये बाइनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगर किसी कॉइन को 100 बार टॉस करना हो या 500 बार टॉस करना हो, हम बाइनोमियल से आगे बढ़ेंगे तो हमारा जल्दी आंसर आएगा। q प्लस पी पे पावर n का जब आप एक्सपेंशन करिएगा तो nc 0 p टू द पावर q टू द p टू द पावर 0 q टू द पावर 1 nc 1 p पे पावर 1 q पे पावर n माइनस 1 nc 2 p स्क्वायर q पे पावर n माइनस 2, ऐसे ही करते करते ncr
p to the power r, q to the power n minus r, and lastly ncn p to the power n, q to the power 0. ठीक है, तो ये होता है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। नाउ चूंकि p प्लस q की वैल्यू 1 है, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ने इसकी वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 1 पे पावर n जो होता है ये भी 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, क्या करना होता है वो समझिए। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि एग्जैक्ट आर सक्सेस, बताइए क्या होगा। ठीक है, तो हम ना इस चीज को ऐसे लिखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू r and that is equal to NCR p to the power r q to the power n minus r। अब इसका मतलब क्या है ये मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया और मुझे ना एग्जैक्टली 2 हेड आना चाहिए, तो सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। अब एग्जैक्टली 2 हेड क्या क्या हो सकता है देखिएगा, पहला 2 हेड एक टेल, ठीक है, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड। 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो एग्जैक्टली 2 हेड आने का यही तरीका है। अब मैं अगर ऐसे बोल रहा हूँ कि ये टोटल केस कितना होगा, तो मैं बोल रहा हूँ 3C2 कर दीजिए आप NCR, और ये P पे पावर 2 और Q पे पावर 1। तो यहाँ पे P जो है वो हेड लाना है हमारा, ठीक है, और Q जो है वो टेल चाहिए हमें, तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जितने केसेस है ना उसको हम लोग NCR में मैनेज कर लेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी काउंट किए हो ना हेड टेल वाला, उसको आप यहाँ से डील कर लीजिए। नाउ इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि एटलीस्ट आर सक्सेस, एटलीस्ट आर सक्सेस का मतलब x का वैल्यू r या r से ज्यादा, तो ये हो जाएगा NCR p to the power r q to the power n minus r प्लस का NCR प्लस 1 p to the power r प्लस 1 q to the power n minus r minus 1, और ऐसा ही करते करते हम NCN p पे पावर n q to the power 0 तक लिख देंगे। तो ये हमारा एटलीस्ट आर सक्सेस। इसी का एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा एटलीस्ट वन सक्सेस, पी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, ये बताइए कि रेदर देन 1 से लेके n तक लिखना, ये टोटल मिला के 1 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का सम को मैं डायरेक्ट 1 माइनस NC0 नहीं लिख सकता बच्चे? उतना फाइंड आउट क्यों करें हम? यस और नो? तो 1 माइनस का एटमोस्ट आर सक्सेस कर दीजिए, NC0 q to the power n p to the power r, and that is the right answer. Sorry, p to the power 0 q to the power n। ये बात समझ में आई बच्चे? हेलो, यहां से यहां तक का सम करिएगा और ये टोटल मिला के 1 हो रहा है, तो दिस टोटल सम इज इक्वल टू 1 माइनस NC0 q to the power n p to the power 0। इज दैट क्लियर बच्चे? हेलो, यस सर। ओके। नाउ अगर आपसे बोला जाएगा एटमोस्ट आर सक्सेस, एटमोस्ट आर सक्सेस में पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर, तो यहाँ पे NC0 p to the power 0 q to the power 1 NC1 p पे पावर 1 q पे पावर n minus 1, ऐसे ही करते करते NCR p to the power r q to the power n minus r। यस सर नो? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए एटमोस्ट n minus 1 सक्सेस, तो मैक्सिमम n minus 1 सक्सेस चाहिए हमें, ठीक है, क्या करिएगा? तो ये जो होगा वो यहाँ से लेके p पे पावर n minus 1 तक जाएगा। ये टोटल फाइंड आउट करने से ज्यादा अच्छा है ना कि 1 माइनस NCN कर देते हैं हम। यस सर नो? हेलो, तो p x लेस देन इक्वल टू n minus 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस का p x इज इक्वल टू n, 1 माइनस का NCN
p to the power n q to the power 0। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट एटमोस्ट वाला फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है। और एग्जैक्टली आर सक्सेस ये तो पता ही है, जस्ट बाइनोमियल थ्योरम लगाइएगा। बाइनोमियल थ्योरम तभी यूज करना है हमें जब हमें पता हो कि आउटपुट या तो पास या तो फेल या तो सक्सेस या तो फेलियर, है ना, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं होगा हमारा। और एग्जैक्टली आर सक्सेस वाला तो इसमें सीधा वैल्यू पुट कर देना है एन का, पी का, क्यू का, यू विल गेट योर आंसर। बात समझ में आ रही है? हेलो, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं इस चीज को। क्वेश्चन है हमारा, लास्ट पेज डाई है। इज, पीछे वाला पेज देख लीजिए। हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया सर। हो गया सर। हम्म, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A die is thrown 6 times, ठीक है। If getting multiple of 3, consider as a success। आप लोग अपने नाम से ही एंटर करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। Then find probability of पहला 5 success, second at least 5 success, third at most 5 success, at least 1 success, and last and most important, third success in fourth trial। अब एक डाई को हमने 6 बार थ्रो किया है, ऑब्वियस सी बात है 1 by 1 होगा। इफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 कंसीडर एज अ सक्सेस, यानी कि 3 या 6 आएगा उसको हम लोग सक्सेस ट्रीट कर रहे हैं। और अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया तो वो फेलियर हो जाएगा। तो 5 सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, एट मोस्ट 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 1 सक्सेस, थर्ड सक्सेस इन फोर्थ ट्रायल। क्वेश्चन पूछा गया है, आराम से करिए और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा पावर में भी बता दोगे ना, दैट आंसर इज एक्सेप्टेबल, है ना। कैलकुलेशन ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 1/2 पे पावर 6 करना है तो कर लीजिएगा एग्जाम में। अभी बस पावर में ही बता दो, उसी में काम हो जाएगा आपका। आया आंसर बच्चे?
देखिएगा इधर, डाई में अगर 3 और 6 आता है तो P जो होगा वो हमारा 2/6 होगा, दैट इज 1/3, सॉरी 1/3। तो Q जो होगा वो आपका 2/3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x इज इक्वल टू 5, 5 सक्सेस चाहिए, तो 6 3 5 p टू द पावर 5 q टू द पावर 1। इज दैट क्लियर बच्चे? हेलो, यस सर। अब p और q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा आप। तो मैंने बोला कि ये सब्स्टिट्यूशन छोड़ भी दीजिए तो चलेगा, मेन हमारा कॉन्सेप्ट जो है उस पर बात करते हैं। सेकंड क्या बोला गया है, एटलीस्ट 5 सक्सेस। ठीक है, तो p x ग्रेटर इक्वल टू 5 एंड दैट इज इक्वल टू 6 3 5 p टू द पावर 5 p टू द पावर 1 प्लस का 6 c 6 p टू द पावर 6 q टू द पावर 0। p q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना आप। थर्ड, एटमोस्ट 5 सक्सेस, तो p x लेस देन इक्वल टू 5, तो टोटल 0 से 5 काउंट करने से अच्छा है कि इसमें से 6 वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो p टू द पावर 6 q टू द पावर 0। यस और नो? फोर्थ इज एटलीस्ट 1 सक्सेस, मींस x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, केवल 0 वाला हटा देते हैं, 60 0 p टू द पावर 0 q टू द पावर 6। ओके, नाउ ये हमारा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड सक्सेस इन फोर्थ ट्रायल। अब इस चीज को ऐसे समझिए कि हमारा ये फोर्थ ट्रायल है, इससे पहले हमारे 3 ट्रायल रहे होंगे और 3 ट्रायल में हमारा 2 सक्सेस मिला होगा। अब ये 2 सक्सेस का पोजीशन हमें नहीं पता। ठीक है, क्या क्या हो सकता है समझाते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसा भी हो सकता है सक्सेस फेलियर 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 सक्सेस फेलियर 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 सक्सेस, और चौथे में तो सक्सेस आना ही आना है, आइए ना। तो जो पॉसिबिलिटी होगी आपकी वो क्या हो सकती है, P Q Q, है ना। ये अगला यहाँ पे P, यहाँ पे P, ठीक है, दो रिमेनिंग सक्सेस Q। आता है ना। अच्छा, 2 सक्सेस बोला है तो मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये कर देते हैं, एक बारी आखिरी वाला फेलियर हो जाए, ठीक है, एक बारी बीच में फेलियर हो जाए और एक बार पहले ही फेलियर हो जाए, पी पी पी। ठीक है बच्चे, तो इस चीज को कैसे देखेंगे हम लोग, तो देखिए एक ही चीज है बट ये कितने केस होंगे, तो ये जाएंगे 3c2 p² q पे पावर 1 और इनटू का p। यस और नो? हेलो, दैट इज इक्विवेलेंट टू 3c2 q पे पावर 1 p³। तो जब आप यहां से वैल्यू पुट करिएगा तो 3c2 कितना 2/3 पे पावर 1 1/3 का होल क्यूब, एंड दैट विल गिव यू द राइट आंसर। बात समझ में आया ये आपको? थर्ड सक्सेस इन फोर्थ ट्रायल। सर ये और एक बार बता दीजिए ना। बाबू मान लीजिए कि पहले बार सक्सेस मिला, दूसरी बार मिला, तीसरी बार नहीं मिला, तीसरा सक्सेस जो है वो आपको फोर्थ ट्रायल में पक्का मिलना है ना। हाँ सर। फोर्थ ट्रायल में तीसरा सक्सेस फिक्स है, यानी कि इससे पहले 2 सक्सेस एक फेलियर। अब इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है वो समझिए, PPQ है हमारा, ठीक है, तो PPQ अगर है तो पहला सक्सेस दूसरा सक्सेस तीसरा फेलियर, पहला
सक्सेस, दूसरा फेलियर, तीसरा सक्सेस, या पहला फेलियर और फिर 2 सक्सेस। तो इन चीजों को बाइनोमियल में हम कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि 2 p और 1 q आना है और इसके टोटल केसेस कितने होंगे? तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, वही तो 3c2 लिखा हुआ है हमारा। तो एनसीआर से वो कितने तरीके होते हैं वो आपको पता चल जाएगा। अब आप अगर देखिएगा तो टोटल 6 ही पॉसिबिलिटी होगी ऐसी, 3c2 सॉरी 3 ही पॉसिबिलिटी होगी ऐसी हमारी, जो कि मैंने लिख दिया है। ठीक है, फ्यूचर में केसेस ज्यादा बनेंगे, बट आपको ये जो सैंपल दिया है ना, यहीं से उस चीज को डिकोड करने की, समझने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कि मैं बोल देता कि शुरू के तीसरा सक्सेस जो है वो 10वें ट्रायल में आता, तो यानी कि शुरू के 9 ट्रायल में 2 सक्सेस और 7 फेलियर, यस और नो? हेलो? तो वो हो जाता आपका 9c2 p स्क्वायर q पे पावर 7। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन से ना ये वाला चीज में भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 with replacement। From 52 playing card until 2 king came out. Find the probability that it requires 10 tries। अब हमें जब तक किंग ना निकले तब तक कार्ड निकालना है। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि इसके लिए हमें 10 ट्रायल लगेगा, यानी कि जैसे ही दूसरा किंग आएगा वैसे ही तो रोक देंगे हम एक्सपेरिमेंट अपना। यानी कि दिस इज इक्विवेलेंट टू शुरू के 9 ट्रायल में एक किंग आना चाहिए और 8 नॉन किंग आना चाहिए। इज दैट क्लियर? हेलो हेलो? यस सर। चलिए प्रोसीड करिए, बताइए, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप पावर में भी बता दोगे, दैट आंसर इज एक्सेप्टेबल। सर हाँ बोलिए। सर 9 into 12 to the power 8 by 13 to the power 10। इज राइट आंसर। देखिए, किंग मिलना सक्सेस है और किंग नहीं मिलना फेलियर मान लेते हैं। ठीक है, तो P जो है हमारा दैट इज 4/52 तो 1/13, तो Q हमारा हो जाएगा 12/13। ठीक है, अब अगर मैं यहां से ऐसे कर देता हूं, स्टार्टिंग के 9 ट्रायल में हमारा एक किंग आना चाहिए एंड 10th ट्रायल में हमारा सेकंड किंग आएगा। यही है ना क्वेश्चन? अब यानी कि शुरू के 9 ट्रायल में एक सक्सेस, तो 9c1 p to the power 1 q to the power 8 and into का p, and that is the answer to this question। बस समझ में आ रही है?
अब आपको केसेस बनाना है तो बनाते चलो, पहले पे पी रखो और बाकी के 8 तुम क्यू रख दो, फिर सेकंड पे पी रखो, बाकी के 8 पे क्यू रखो, थर्ड रखो पी, बाकी के 8 पे क्यू रखो, एंड यू विल गेट योर आंसर। यस और नो? तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 9c1 q to the power 8 p का स्क्वायर, एंड दैट इज 9c1 12 by 13 to the power 8 into का 1 by 13 power 2। इज दैट क्लियर? इसी को इन्होंने सिंप्लीफाई करके बोल दिया था 9 into 12 to the power 8 upon 13 to the power 10। ओके, हेलो हेलो बच्चे, इज दैट क्लियर? अब बाइनोमियल पे बेस्ड ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट a man hits the target is 1 by 4, then how many times he must fire so that probability of hitting the target at least one is greater than 2 by 3। देखिए, टारगेट हिट करना को सक्सेस मानिए, तो हिट नहीं करना इज फेलियर। पी हमारा 1/4 है, क्यू क्यू हो जाएगा आपका 3/4। बोला गया हाउ मेनी टाइम्स ही मस्ट फायर so that the probability of hitting the target at least one is greater than 2 by 3। कर रहे हैं आप लोग? हाँ सर। करिए, ट्राई करिए।
May I help you? Sir, 3. 3. बाकी बच्चे आप अपना कैलकुलेशन चेक कर लीजिए थोड़ा सा। सर 4। सर 4 देखते हैं सर 4 होगा कि नहीं होगा। देखिएगा इधर ध्यान से, क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान है। पता नहीं कार्तिक की जगह 3 क्यों आया। सर आ गया, 4 आ गया। 4 आ गया। यह है एटलीस्ट वन सक्सेस इज ग्रेटर देन 2/3, ये क्वेश्चन है। P अगर मैंने 1/4 ले लिया तो Q बाई डिफॉल्ट 3/4 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का P x इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 2/3। 1 से इनफाइनाइट काउंट करना है, उससे बढ़िया ये काउंट करो। नाउ 1 माइनस का NC 0 p to the power 0 p to the power n and that is greater than 2/3। यहाँ से 1 माइनस का n ही तो फाइंड आउट करना है। NC 0 इज 1 q to the power n to the power 0 is 1 greater than 2/3। अच्छा q की भी तो वैल्यू पता है हमें, सब्स्टिट्यूट जब कर ही रहे हैं तो ये भी कर ही देते हैं। दिस इज 3/4 to the power n। नाउ यहाँ से 1 माइनस 2/3 is greater than 3/4 to the power n। नाउ 1/3 is greater than 3/4 पे पावर n। यहाँ से ना आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 to the power n is greater than 3 पे पावर n प्लस। इंटीग्रल वैल्यू ही चाहिए। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। 2 पुट करने पे सॉरी 4 ग्रेटर देन 9 नॉट पॉसिबल। 2 पुट कर देंगे तो 16 और इधर 3 का क्यूब 27 नॉट एक्सेप्टेबल। n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो दिस इज 64 and this one is नॉट पॉसिबल। n का वैल्यू जब आप 4 पुट करेंगे तो हमारा ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। यस और नो? नाउ फ्रॉम हियर n इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चे ये चीज? हेलो सुमित जी, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है, a drunk man takes a step forward with probability 0.4 and backward with probability 0.6। Find the probability that at the end of 11 step at the end of 11 steps he must be one step या he is correct। He is one step away from starting point। सबसे पहले आप क्वेश्चन का लैंग्वेज समझे कि नहीं समझे ये बताइए तो।
Question is clear or not? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बंदा है, ठीक है, एक कोई पॉइंट है जहां पे ये खड़ा है, ठीक है, अब ये आगे पीछे कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.4 की है, पीछे की प्रोबेबिलिटी 0.6 की है। तो मान लेते हैं आगे बढ़ना, फॉरवर्ड को अगर आपने सक्सेस मान लिया, ठीक है, फॉरवर्ड को अगर आपने सक्सेस एज्यूम कर लिया तो पी का वैल्यू 0.4 हो जाएगा और बैकवर्ड जो है क्यू ये हमारा 0.6 हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि 11 स्टेप के बाद ना, 11 स्टेप कुछ भी हो सकता है, 2 गए आगे, 2 पीछे, 3 आगे, 3 पीछे, आगे पीछे, इतने केसेस होंगे बहुत सारे जो कि बनाना मुश्किल है हमारे लिए। तो वो 1 स्टेप अभी होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आगे का स्टेप ये है और पीछे भी जा रहा है वो, तो हो सकता है पहले बैक गियर ही लगाते हो, है ना, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या बोली जा रही है कि एट द एंड ऑफ 11 स्टेप ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि आइदर इस पॉइंट पे रहा हो या इस पॉइंट पे रहा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी। नाउ क्वेश्चन इज क्लियर? हेलो, बताइए क्या होगा आंसर। देखिएगा इधर ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में ना, अगर एक स्टेप आगे रहा ना, अगर ये आफ्टर 11 स्टेप, तो ये केस तभी पॉसिबल है जब ये 6 फॉरवर्ड और 5 बैकवर्ड चला होगा। अब चाहे जैसे चलाइए आप, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करिए, 10 स्टेप पे रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर 11वें स्टेप पे चला गया उस रेड पॉइंट पे, या 5 आगे चल गया, 5 पीछे चला, फिर एक स्टेप आगे गया तो 11 स्टेप, यानी कि पीक्यू का ऐसा होगा कुछ। हाँ बोलिए। सर 11 into 7
into 4 to the power 5 into 6 to the power 6 by 10 to the power 10. और देख लेते हैं एक बारी। तो 6 फॉरवर्ड और 5 बैकवर्ड स्टेप अगर है तो फॉरवर्ड को अगर हम सक्सेस मानते हैं, दिस इज 11c6 p to the power 6 q to the power 5। यस और नो? हेलो, अगर वो उस रेड पॉइंट पे है तो नाउ अगर बंदा इस पॉइंट पे है, 1 स्टेप अबे है, तो अबे में आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। अच्छा, ये पॉसिबल कब होगा? जब 5 फॉरवर्ड और 6 बैकवर्ड रहा होगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो दिस इज 11c5 p to the power 5 q to the power 6। किसी को कोई दिक्कत ये जो मैंने लिखा है इसमें? हेलो, नहीं ना? अब देखना इधर ध्यान से। आप चाहो तो 11c6 को 11c5 भी लिख सकते हो। 11c5 कॉमन, इनफैक्ट हमारा q to the power 5 p to the power 5 भी कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज q plus p। तो दिस इज 11c5 और q plus p इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा q to the power 5 p to the power 5। तो अगर सिंप्लीफाई करने का मन नहीं है तो 0.6 पे पावर 5 एंड 0.4 पे पावर 5 ये बोलिए, या अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11c5 6 by 10 to the power 5 एंड 4 by 10 to the power 5। तो इसी को इन्होंने काउंट करके शायद 10 पे पावर 10 बता दिया है। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? हेलो बच्चे, Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। अगली क्लास जब हम मिलेंगे ना, तो इसी में आप लोग क्या करिएगा कि जितने भी क्वेश्चन वेज थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी हैं सॉल्व करके आइएगा। इसमें हम लोग बाइनोमियल में ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे एंड देन रैंडम वेरिएबल वाला क्वेश्चन करेंगे, जो कि आजकल पूछा भी जा रहा है। ठीक है, चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।